Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Legal Professor. I am your chemistry teacher मोहम्मद नईम। वैसे हम लोगों ने 10th क्लास का एक चैप्टर शुरू किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनका इंट्रोडक्शन हमने देखा, हमने उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ने स्टडी कर लिया। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से हासिल हो सकते हैं। सोर्सेस का मतलब ये होता है कि जराए क्या क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी मजे की आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं ना, इनके सोर्सेस, कि ये हमारे पास कुछ जो होते हैं ना, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। कुछ हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं और कुछ हमारे पास सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड होती, मतलब हम लोग लैब के अंदर इनको सिंथेसाइज करते हैं, हम लोग इनको इंडस्ट्री के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, हम किसी फैक्ट्री के अंदर इनको सिंथेसाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर लें फर्टिलाइजर्स की, हम लोग बात कर लें मेडिसिन की, हम लोग बात करें पेस्टिसाइड्स की, पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, तो ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो ऐसे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो हम लोग जितनी भी बात करेंगे वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या क्या है, कहां कहां से हासिल होते हैं हमें। तो मुझे उनमें जो सबसे पहला पहला हमारे पास आ रहा है, हम लोग बात करते हैं कुछ लिविंग सोर्सेज होते हैं, कुछ नॉन लिविंग। फॉसिल्स को ना, फॉसिल सोर्सेज को आप लोग नॉन लिविंग सोर्सेज भी कह सकते हैं। फॉसिल सोर्सेज को आप नॉन लिविंग सोर्सेज भी कह सकते हैं। मतलब ये नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। क्या मतलब हुआ नॉन लिविंग सोर्सेज का? मतलब ये लिविंग नहीं होते हैं, होते तो नेचुरली अकरिंग है लेकिन लिविंग नहीं होते हैं। तो हम लोग इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कुछ एनिमल से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। देखिए, एनिमल्स के अंदर हमें मिलते हैं फैट्स, एनिमल से हमें हासिल होते हैं ऑयल्स, एनिमल से हमें हासिल होता है मीट, एनिमल से हमें हासिल होता है मिल्क, एनिमल से ही हमें एग्स हासिल होते हैं। ठीक है, एनिमल से ही हमें लेदर, जो चमड़ा होता है, ये हासिल होता है। ठीक है, एनिमल से ही हमें एक चीज यूज हासिल होती है, दैट इज एनिमल डंग, गोबर को बोलते हैं। एनिमल डंग गोबर को बोलते हैं, और ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम कर रहा होता है। ठीक है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर का काम कर रहा होता है। खेतों में हम लोग डालते हैं ताकि यूरिया यहाँ से हमें हासिल हो। तो इसके अंदर क्या, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है? दैट इज यूरिया। तो इसका मतलब ये है, अब एनिमल्स में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल से हमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, एनिमल से हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या आती हैं बच्चे, ये एनिमल सोर्सेज आ गए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से हमें हासिल होते हैं। सेम केस जब हम बात करते हैं बच्चे प्लांट्स की, तो प्लांट से भी बहुत सारी चीजें में हासिल होती हैं। अब प्लांट से हासिल होने वाली चीजों में सबसे पहले पहले अगर हम बात करें ना, कि प्लांट्स में से हमें सबसे पहले पहले फ्रूट हासिल होता है, तो फ्रूट तो है हमारे पास, इसी से हमें वेजिटेबल्स हासिल होती हैं। ठीक है, इन्हीं में से हमें कुछ फ्लावर्स, कुछ लीव्स हासिल होती हैं। अब देखें ना, हम मुख्तलिफ खाने की चीजों में फ्लावर और लीव्स यूज करते हैं। लाइक हम लोग साग बनाते हैं पालक का, तो पालक जो स्पाइनिश पालक होती है, ठीक है, पुदीना हमें हो गया पुदीना, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, उनके लीव्स को यूज करते हैं। धनिया हो गया हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हम लीव्स यूज करते हैं। फ्लावर्स कहाँ पे, जैसे हम गोभी की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, फ्लावर्स, फ्लावर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये भी हमें हासिल होते हैं। अब इन सब के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होती है, इन सब चीजों के अंदर या तो हमें फैट्स मिलते हैं या फिर हमें ऑयल मिलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों लिपिड्स की टाइप्स हैं, ये दोनों किसी टाइप्स हैं बच्चे, लिपिड्स की टाइप्स हैं। या तो हमें इनसे मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या फिर इनसे हमें मिलते हैं प्रोटीन्स। अच्छा, ये तो हमारी चीजें हो गई ना जो प्लांट से हासिल होती हैं। प्लांट से कुछ हम लोग केमिकल्स भी हासिल करते हैं जिनको एज अ मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग। तो प्लांट से मेडिसिन कैसे हासिल होती हैं?
अब प्लांट से हासिल होने वाली मेडिसिन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, लाइक हमारे पास एक ट्री है विच यू ट्री, उससे हमें एक कंपाउंड हासिल होता है और उसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड, और इसको एज अ पेन किलर यूज करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरीके से हमारे पास एक टैक्सोल मेडिसिन है, वो हमें हासिल होती है प्लांट से, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिमिसिनिन हो गया, वो हमें हासिल होती है प्लांट से। तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सारी मेडिसिन भी हासिल होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कहां से हम हासिल करते हैं, प्लांट से। तो प्लांट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये लिविंग सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो बात होती है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। याद रखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो हम कहते हैं कि जितने भी हमारे बायो टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम कहा क्या यूज करते हैं उसमें, लाइक आप इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है। जो शुगर का मरीज होता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। कैसे बनते हैं? बैक्टीरिया को यूज करके। इसका मतलब ये है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके अपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे हासिल कर सकते हैं, जिसमें एनिमल्स को यूज करके, प्लांट्स को यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बच्चे आज का हमारा मेन फोकस रहेगा फॉसिल सोर्सेस। अब फॉसिल किसे कहा जाता है? फॉसिल। बच्चे जो फॉसिल लफ्ज है ना, फॉसिल, इस लफ्ज का लफ्जी मतलब, फॉसिल का मतलब होता है बकाया जात। बकाया जात क्या मतलब? बाकियात जिनको बोला जाता है, बाकियात। एक जानदार मर गया ना, एक जानदार मर गया, उसके पीछे बच जाने वाले उसके जितने ऑर्गन्स हैं, जितनी उसके निशानियां हैं, जितने उसके बॉडी पार्ट्स हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉसिल्स। तो फॉसिल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास तीन आते हैं बेसिकली। फॉसिल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली हमारे पास तीन आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है, एक हमारे पास आता है कोल, एक हमारे पास आता है पेट्रोलियम, और एक हमारे पास आता है नेचुरल गैस। तो हम लोग सबसे पहले कोल के बारे में बात करेंगे कि हाउ कोल इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल को हम कैसे यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बात याद रखें, कोल के बारे में जब हम बात शुरू करेंगे तो कोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए हमें। कोल हमारे पास क्या है बच्चे? हम लोग कोल के बारे में बात करते हैं कि ये भी हमारे पास फॉसिल ऑफ प्लांट है, प्लांट से बनता है हमारे पास, फॉसिल ऑफ प्लांट है, ठीक है। अब कहां पे पाया जाता है? हम बात करते हैं फाउंड इन अंडरग्राउंड रॉक्स, और इसका जो रिजर्वायर होता है उसको नाम दिया जाता है बच्चे कोल बेड का। मतलब जहां पे कोयला पाया जाता है उस जगह को नाम दिया जाता है कोल बेड का। मतलब भी कोल बेड्स हैं जी, लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, हमेशा लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसका कलर क्या होता है? तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, या तो ये ब्लैक कलर होगा या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर का होगा। दो किस्म के कलर हो सकते हैं, ठीक है, या तो ब्लैक कलर होगा या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर का होगा। और ये हमेशा कहां पे पाया जाता है? हम लोग बात करते हैं कि ये हमेशा अंडरग्राउंड रॉक्स के अंदर पाया जाता है। अब इसकी फॉर्मेशन के ऊपर जब बात करते हैं ना, फॉर्मेशन के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो फॉर्मेशन हमारी बुक में जो लिखा हुआ वो हमारा सिर्फ सिंथेटिक जो मेथड है वो नेचुरली सिंथेसिस हमारे पास आती है, ठीक है, वो बुक में लिखी हुई है। लेकिन हम लोग दो बातें करेंगे, एक आर्टिफिशियल भी होता है, आर्टिफिशियल मेथड भी होता है, ठीक है, और एक हमारे पास नेचुरल भी होता है, नेचुरल सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड कैसे होता है। देखिए, आर्टिफिशियल मेथड आपको बोला जाए ना, मैं आपको मिसाल दूं सिंपल सी, एक जंगल को आग लगा दें आप लोग। एक जंगल को जब आप आग लगा देते हैं तो वहां पे दरख्त जितने भी होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि उनको आग लगे और वो मुकम्मल तौर पे राख बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसके तने बच जाएंगे, वो काले हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे गिरते नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ?
उनको मुकम्मल तौर पे जलाने के लिए ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा चाहिए थी, हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं थी। इसी वजह से वो कंबसन तो हुई है, लेकिन वो कंप्लीटली इनकम्प्लीट कंबसन है, जिससे वो कोयला बन जाते हैं। वो जो दरख्त होता है वो काला हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोल, वो कोयला बन जाता है ना। तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ वुड्स, लकड़ियों को जला देते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन जो करवाते हैं उससे जो बनने वाला हमारे पास सबस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कोल। अब ये कहाँ पे बनाया जाता है, देखिए कभी आप लोगों ने देखा होगा जहां पे रेलवे स्टेशन होते हैं ना, उनके आसपास होता है ये वाला, ठीक है। वहां पे एक बिल्डिंग बनी होती है, उसको नाम दिया जाता है क्लीन, कुछ क्लीन कहते हैं भट्टा, क्लीन कहते हैं भट्टे को। वहां पे भट्टे बनाए जाते हैं, एक छोटी सी इमारत बनाई जाती है, ठीक है, एक कमरे टाइप इमारत बना दी जाती है, उसके छोटी छोटी दीवारें होती हैं, छोटी छोटी दीवारें बना दी जाती हैं, उन दीवारों के ऊपर लकड़ी के ऐसे तने रख देते हैं और उनको जला देते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ या इन दी लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, वहां पे जलाते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, इस क्लीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैसे बर्न करते हैं वुड इन लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं भाई इनकम्प्लीट कंबसन करवाई हम लोगों ने। तो उससे फिर वुड क्या होती है हमारे पास, वुड हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है कोल के अंदर, उस कोल को फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मुख्तलिफ जगहों के अंदर, ठीक है। नेचुरल सिंथेसिस कैसे होती है, नेचुरल सिंथेसिस इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं, लेट्स से किसी इलाके के अंदर एक जंगल था, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है, किसी इलाके में जंगल था, फॉरेस्ट था, या हम लोग बात करते हैं कि वहां पे फॉरेस्ट के अंदर जाहिर है प्लांट्स होंगे, ठीक है, प्लांट्स होंगे। अच्छा, या फिर आपको पता है जमीन के ऊपर 70% हिस्सा जो है, 2/3 हिस्सा पानी है। पानी के अंदर भी तो बहुत सारे प्लांट्स हैं कि नहीं है, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बड़े बड़े वो हैं। तो ऐसा होता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या तो कुदरती आफत आई, कोई तूफान आया, कोई आंधी आई, कोई जलजिला आया, ठीक है, या समंदर के अंदर पानी, पानी के अंदर तो जाहिर है मिट्टी घूमती रहती है, लहरें उसकी मतलब घूमती रहती हैं। तो ऐसा होता है कि वो जो प्लांट्स हैं वो जमीन के नीचे दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए, वो जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी के नीचे दब गए, ठीक है। तो वो जो वुड है ना, वुड, वो बेसिकली हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो वुड है ना, वुड, उसके ऊपर जाहिर है हम कहते हैं वो प्लांट है बेसिकली, तो वो प्लांट बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है कोल के अंदर। अब कैसे कैसे, सबसे पहले पहले जो वुड कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होगा पीट कोल के अंदर, पीट कोल, ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, पीट कोल सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोयला। फिर ये कन्वर्ट होगा लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट, बुक में नाम लिखे हुए हैं आप लोगों ने लिख देने हैं। लिग्नाइट कन्वर्ट होगा सब बिटोमिनस के अंदर, सब बिटोमिनस कन्वर्ट होगा बिटोमिनस के अंदर, और ये कन्वर्ट होगा एंथ्रासाइट के अंदर, एंथ्रासाइट कोल सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला। अब कैसे पता चलता है आपको क्वालिटी ऑफ द कोल, कि ये वाला इतने परसेंट है, ये वाला इतने, देखो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। याद रखें वुड के अंदर ना 40 to 45% कार्बन पाई जाती है, पीट कोल के अंदर 50% कार्बन पाई जाती है, लिग्नाइट के अंदर 60 to 65 होती है, इसमें 70% होती है, इसमें 80% होती है, और लिग्नाइट हमारे पास 91 to 93 95% बाद बुक्स में लिखा हुआ परसेंट कार्बन पाई जाती है। तो जिस कोयले के अंदर कार्बन जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा अच्छा कोयला होता है हमारे पास, ठीक है। अभी हमने कोयले का इंट्रोडक्शन देखा, अभी एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा कोयले को। तो एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, हम लोग बात करते हैं कोल एज सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के तौर पे हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम कहते हैं हम लोग ना कोयले को लेके कोयले को हीट अप करते हैं,
हम कोयले को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप कोल भी बोलते हैं। जैसे ही कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे ना तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, 4। ठीक है, उनमें सबसे पहला पहला हम लोग बात करते हैं कोल टार, क्योंकि हमारा कीमती कंपाउंड यही है। उसके अलावा हमारे पास अमोनिकल लिक्वर, उसके बाद कोल गैस, और उसके बाद कोक। अब कोक जो होता है ना, कोक इसको सिर्फ जलाने के तौर पे यूज किया जाता है, घर में जलाने के लिए, या फिर रोड को जो काला करते हैं उसके लिए इसको यूज करते हैं कोक को। कोल गैस का भी काम यही होता है, इसको जलाने के लिए, और इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, अमोनिकल लिक्वर एज अ सोर्स ऑफ अमोनिया हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। देखिए, हम खादों का नाम पढ़ते हैं ना, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनमें जो अमोनिया आता है वो कहां से आता है, कोयले से अमोनिया का लिक्वर बना के फिर इसको आगे यूज किया जाता है। जो कोल टार है ना, कोल टार, इसके अंदर मोर देन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अंदर मोर देन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब कौन कौन से, लाइक हमारे पास इसके अंदर एक पाया जाता है बेंजीन, इसके अंदर एक पाया जाता है नेफ्थालीन, इसके अंदर एक पाया जाता है एंथ्रासीन, इसके अंदर पाया जाता है एनिलीन, इसके अंदर पाया जाता है टॉल्वीन, इसके अंदर पाया जाता है मेसिटाइलिन, इसके अंदर ड्यूरीन, इसके अंदर फिनोल, क्रिसोल, कैटिकोल, रिजार्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर देन 200 एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो यहां से आगे देखें, बेसिकली कोयला था, कोयले की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, कोल टार बना, अमोनिकल लिक्वर बना, कोल गैस और कोक बनी। कोल टार को मजीद हम लोग आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, याद रखें, कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये वाले कंपाउंड्स बनते हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो कंपाउंड्स बने कोयले से, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस बनी, कैसे बनती हैं, याद रखें, वुड के ऊपर 4 चीजों का इफेक्ट आएगा। वुड के ऊपर बैक्टीरिया का इफेक्ट आता है, ठीक है, वुड के ऊपर फंजाई का इफेक्ट आता है, टेम्परेचर और प्रेशर, 4 चीजों का। तो वुड कन्वर्ट हुई थी कोल के अंदर, 4 चीजों का इफेक्ट आएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, बैक्टीरिया, फंजाई। लेकिन आगे जितने भी हैं इन पे सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन 4 चीजों का इफेक्ट, 2 चीजों का इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले वुड कन्वर्ट हुई कोल पीट, लिग्नाइट के अंदर लिग्नाइट सा बिटोमिनस, बिटोमिनस, फिर उसके अंदर एंथ्रासाइड हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। इस कोयले को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कब हम देखते हैं, जब कोल की हम क्या करते हैं, कार्बोनाइजेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्टिलेशन का मतलब होता है एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से हर कंपाउंड को अलग अलग करना। देखिए, एक मिक्सचर है, हर एक को अलग अलग करना, बाय कैसे, बाय हीटिंग, हीट अप करके, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोयले से 4 कंपाउंड मिलते हैं, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड, कोल गैस एंड कोक। बाकियों के साथ हमारा वास्ता नहीं है। कोल टार को देखें तो उससे मोर देन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिलते हैं, वो हम लोगों ने 4-5 लिख लिए। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल को देख लिया। बस इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साफ करके आप लोगों को अगले 2 जो फॉसिल सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इसको नोट कर लें। अच्छा बस, ओके, इट्स वर्किंग। अच्छा, कोल के बारे में हमने पढ़ लिया, बात हमारे पास आती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, एक बात याद रखें कि जहां पे पेट्रोलियम वहां पे नेचुरल गैस मस्ट है, जहां पे नेचुरल गैस वहां पे पेट्रोलियम मस्ट है।
ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये एक जैसे कंपाउंड्स होते हैं, बस इनकी फॉर्मेशन भी एक जैसी, बस सिर्फ फिजिकल स्टेट का फर्क होता है। ठीक है। तो हम लोग इनकी फॉर्मेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं ना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे वर्ड लिखते हैं पेट्रोलियम। वैसे पेट्रोलियम का वर्ड का मतलब क्या है? ये जो पेट्रोलियम लफ्ज है ना, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक लफ्ज है पेट्रा, एक लफ्ज है पेट्रा, और एक लफ्ज है ओलियम। ओलियम, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम कहते हैं ऑयल को। इसका मतलब पेट्रोलियम का दूसरा एक नाम हो गया, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल, जो जमीन से हासिल होता है। ठीक है, रॉक चट्टानों से हासिल होता है, रॉक ऑयल। इसी को मिनरल ऑयल बोलते हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल बोलते हैं। इसी को क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, इसी को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? लिक्विड गोल्ड मतलब ये सोने की तरह कीमती है। देखें, अरब कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, उनके पास सहरा है सारे, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई फसलें नहीं है, वो हर चीज बाहर से मंगवाते हैं। फर्क क्या है? उनके पास पेट्रोलियम है, इतना ज्यादा पेट्रोलियम है तो हर घर के अंदर आप देखें तो उनका मतलब अच्छे से वो है, तो मिलियन डॉलर्स के वो मालिक हैं। क्या रीजन है? उनके पास पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम को हम कहते हैं लिक्विड गोल्ड होता है। इतना कीमती मेटल है ये वाले, सॉरी इतना कीमती ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेटल नहीं है, सॉरी। पीछे इसका कलर क्या होता है? कलर क्या होता है? हम लोग कहते हैं ये हमारे पास ब्राउनिश ब्लैक डेंस लिक्विड होता है। डेंस लिक्विड जो जमीन से हासिल किया जाता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? हम लोग जब इसकी फॉर्मेशन के ऊपर जो बात करते हैं ना, फॉर्मेशन के ऊपर, तो इसकी फॉर्मेशन के अंदर बहुत सिंपल सी हमारे पास एक चीज आएगी। हम लोग कहते हैं किसी जगह पे एनिमल से, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की ना प्लांट्स की, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की। किसी जगह पे एनिमल्स हैं, जाहिर है समंदर के अंदर भी एनिमल्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जंगलों के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे मतलब सहरा के अंदर भी है। तो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये क्या हो गए? buried under soil due to certain natural disaster। किसी नेचुरल तबाही की वजह से ये जमीन के अंदर दब गए, तो फिर क्या हुआ? इनकी बॉडी के ऊपर चार चीजों का इफेक्ट आता है। इनकी बॉडी के ऊपर चार चीजों का इफेक्ट आता है। कौन कौन सी चार चीजों का इफेक्ट आता है? सबसे पहली चीज इनके ऊपर जो इफेक्ट करेगी, दैट विल बी बैक्टीरिया। ये डिकम्पोजर्स होते हैं, एंड फंजाई। ये दोनों डिकम्पोजर्स हैं, बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई जानदार मर जाए तो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाती है बॉडी, वो क्या होता है? बेसिकली डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा उसके ऊपर अफेक्ट आएगा टेम्परेचर, जाहिर है, एंड प्रेशर, जाहिर है जमीन का प्रेशर होता है। तो ये इन चार चीजों का इफेक्ट आएगा, तो उससे ना हमारे पास हमें 5 डिफरेंट किस्म के कंपाउंड मिलते हैं। एनिमल की बॉडी से 5 डिफरेंट किस्म के कंपाउंड मिलते हैं हमें। 5 डिफरेंट किस्म के कंपाउंड हमें मिलते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला मिलते हैं हमें अल्केन्स, फिर हमें मिलते हैं अल्कीन्स, फिर हमें मिलते हैं अल्काइंस, फिर हमें मिलते हैं साइक्लोअल्केन्स, और फिर हमें मिलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। अब अल्केन्स में कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे एक कार्बन वाला, 2, 3, 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, बहुत सारे हमारे पास हैं। तो हम क्या बात करते हैं कि C1 से लेके C4 तक जो होते हैं ना, ये गैस होते हैं। C1 से लेके C4 तक जो होते हैं ये गैस स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, 4 कार्बन तक। मिसाल के तौर पे एक कार्बन वाला, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन है। 1, 2 कार्बन वाला 6 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन वाला और 4 वाला
ये 4 मेंबर जो है ना ये वाले की गैस है, ठीक है। इसी तरीके से C5 से लेके C17 तक नेक्स्ट जो 13 मेंबर हमारे पास होते हैं वो लिक्विड हालत में पाए जाते हैं, और C18 से ऑनवर्ड सारे के सारे कौन सी हालत में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये अल्केन्स की बात होगी। अल्कीन्स में क्या होता है, अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कम से कम 2 कार्बन तो मस्ट है इनमें। तो पहला पहला नंबर C2 वाला होगा, C2 से C4 तक ये भी गैस है, C5 से C12 तक नेक्स्ट 8 मेंबर ये क्या है हमारे पास, लिक्विड है। C13 से ऑनवर्ड सारे सॉलिड्स होते हैं। सेम अल्काइन का C2 से C4 तक जो हमारे पास है वो गैस है। C5 से C9 बाज बुक्स में लिखा है, बाज बुक्स में C10 लिखा है, ये लिक्विड है। और C10 से ऑनवर्ड सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सॉलिड मेंबर्स हैं। साइक्लोअल्केन में देखिए, साइक्लोअल्केन का पहला पहला मेंबर भी 3 कार्बन का होना मस्ट है। देखिए 2 कार्बन का साइकिल नहीं बन सकता, साइकिल बनाने के लिए तीसरा कार्बन मस्ट है। तो साइक्लोप्रोपेन पहला पहला मेंबर है। तो C3 और C4 ये 2 गैस हैं, बाकी C5 से आगे सारे लिक्विड हैं, इसमें कोई सॉलिड मेंबर नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें कोई सॉलिड मेंबर नहीं है, नो सॉलिड मेंबर, इनमें ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे, ठीक है। और एरोमेटिक जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, लिक्विड, ऑल आर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव्स, मतलब लिक्विड स्टेट में। तो देखें जितने भी गैशियस मेंबर्स हैं, जितने भी गैशियस मेंबर्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, गैशियस मेंबर्स मिलके बनाते हैं जी नेचुरल गैस। जो लिक्विड मेंबर्स हैं ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम। और जो सॉलिड मेंबर्स हैं ना, सॉलिड, जो सॉलिड मेंबर्स हैं, सॉलिड के बारे में यहां पे लिख देता हूं कि ये सॉलिड मेंबर्स हैं ना ये वैक्सेस बनाते हैं, वैक्सेस। ये जो हम मोमबत्तियां जलाते हैं बर्थडे पे इस किस्म की 40 के इसके ऊपर, तो वहां पे वैक्सेस यूज करते हैं, वो सॉलिड मेंबर्स ऑफ अल्केन अल्कीन एंड अल्काइंस होते हैं। तो देखिए एनिमल की बॉडी से 5 किस्म के कंपाउंड मिले, अल्केन अल्कीन अल्काइन साइक्लोअल्केन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनमें जो गैस मेंबर्स थे कलेक्टिवली कॉल्ड नेचुरल गैस, इनमें जो लिक्विड मेंबर थे कलेक्टिवली कॉल्ड पेट्रोलियम, इनमें जो सॉलिड मेंबर्स थे दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैक्सेस। अब एक बात याद रखें, नेचुरल गैस में चूंकि गैसियस मेंबर्स हैं तो नेचुरल गैस में 85 to 90% सिर्फ ये वाला कंपाउंड पाया जाता है, मीथेन। ये जो मीथेन है ना, मीथेन गैस मेंबर ऑफ अल्केन, ये 85 to 90% इन नेचुरल गैस पाया जाता है। इन नेचुरल गैस हमारे पास ये वाला मेंबर पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल गैस ज्यादातर मीथेन से बनी होती है, लेकिन और भी हमारे पास होते हैं। अच्छा एक बात होती है कि जो हमारे पास नेचुरल गैस है ना, इसको मुख्तलिफ यूजेस, CNG, हम LPG मुख्तलिफ नाम देते हैं इनको, ठीक है, LNG हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इनमें कंपोजिशन का थोड़ा बहुत फर्क होता है। याद रखें नेचुरल गैस की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड साथ में मिलाए जाते हैं, थायोल्स, ठीक है, मीथेन थायोल है, इथेन थायोल है, कुछ कंपाउंड मिलाए जाते हैं। अगर गैस लीक हो गई, स्मेल भी ना हुई, तो फिर जाहिर कमरे में हमें फील नहीं होगा, फिर जैसे ही जलाएंगे तो आग लग जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, साथ में कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड मिक्स करते हैं नेचुरल गैस के साथ, ठीक है, ताकि इसके अंदर स्मेल आए। तो वो जो नेचुरल आर्टिफिशियल कंपाउंड मिलाते हैं उनकी गंदी स्मेल होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो जब मिलाते हैं तो अगर गैस सिलेंडर लीक हो गया तो वो कमरे में जब बदबू फैलेगी तो पता चलेगा गैस सिलेंडर लीक हो गया। तो ये थे हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।